वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने रामानाथा के चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस की थी। हमारे चैप्टर का नाम था अ बॉटल ऑफ ड्यू और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें रामानाथा एक कैरेक्टर था जिसे एक मैजिक पोशन की तलाश रहती है और उसकी यही तलाश उससे मुलाकात कराती है हमारे सेज यानी हमारे मुनि से, जिसका नाम है महीपति जी। और फिर महीपति जी और उनकी जो रामानाथा की वाइफ हैं मधुमती, वो दोनों मिलकर एक प्लान ट्रिक करते हैं जिसमें कि रामानाथा को ये बिलीव कराया जाता है कि हार्डवर्क से बड़ा कोई मैजिक होता नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हमने स्टोरी पे डिस्कशन की थी और बहुत सारे फन एक्सरसाइजेस भी किए थे। हमने होमोफोन्स के बारे में जाना था, जहाँ पर कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनकी स्पेलिंग और उनकी जो मीनिंग होती है वो बहुत अलग होती है। मीनिंग और स्पेलिंग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो साउंड होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो एक जैसी होती है। इसके अलावा हमने बहुत सारे फ़न एक्सरसाइजेस किए थे। पर बच्चों, आपको क्या पता है, इससे और भी ज़्यादा फ़न एक्सरसाइजेस अभी बाकी हैं हमारे बुक के। तो चलिए उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट विथ an interesting exercise. Match the phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences. बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपके पास 3 कॉलम्स होंगे, कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी। कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस होंगे, कॉलम बी में कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होंगे। कनेक्टिंग वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड जैसे एंड, बिफोर या मतलब कोई भी ऐसे वर्ड। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में कंजंक्शन के बारे में सुना होगा कि हम लोग ए से बी जाने के लिए एक वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड, बट, लेकिन, और टी और कॉफ़ी, या फिर राम एंड श्याम। मतलब एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कनेक्टिंग वर्ड्स यानी जोड़ने का काम करते हैं। तो कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस होंगे, कॉलम बी में आपके पास कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स दिए जाएंगे और कॉलम सी में आपके पास फिर कुछ वर्ड्स होंगे। आपको देखना है कि कॉलम ए, बी और सी में जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से अच्छे से मैच कर रहे हैं या नहीं। और अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो यही तो हमारा फन एक्सरसाइज है, हमें उसको सही कर पजल अप करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो देखते हैं वो कौन कौन से कॉलम्स में सारे सेंटेंसेस और कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। जैसे कि कॉलम ए में पहला सेंटेंस है आपका, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन बिकॉज द बेल रैंग। क्या ये सही स्टेटमेंट होगा अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चों ने अपना काम जमा किया। व्हेन मतलब कब, क्योंकि घंटी बज गई। क्या ये सही बात है? ये सही सेंटेंस नहीं है। इसका अगर आप देखोगे तो चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर हो सकता है, जो सेकेंड कॉलम में है, बिफोर द डेडलाइन। उन्होंने डेडलाइन मतलब घंटी मतलब डेडलाइन होता है एक फाइनल कॉल, जब आपको बताया जाता है कि होमवर्क बना लेना है, उसके पहले, बिफोर, उसके पहले ही आपका होमवर्क हो गया है। वैसे ही सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है, ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वाई? उसे एक बच्चा है, उसे रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना है। क्यों? तो इसमें मुझे लगता है बिकॉज होगा, क्योंकि घंटी बज गई, ट्रैफिक जैम है, डेडलाइन है, या उसे फियर ऑफ हाइट्स है, उसे हाइट यानी जो ऊंचाई है उससे डर लगता है। तो आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है? कॉलम ए में कुछ स्टेटमेंट है, कॉलम बी में कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं और कॉलम सी में जंबल्ड अप सेंटेंसेस है। तो हम देखते हैं कौन से सेंटेंस के साथ कौन सा कनेक्टिंग वर्ड जाएगा और कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा। चलो देखते हैं हम लोग साथ में। हाँ, देखो बच्चों, अब हमें समझ में आ रहा है कि करेक्ट वर्ड कैसे बनेंगे। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, कब? बिफोर द डेडलाइन, राइट? दूसरा स्टेटमेंट, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। तीसरा, द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट व्हेन, कब? एज सून एज घंटी बजी, द बेल रैंग। और हमारा लास्ट है, नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, वाई? एज देयर इज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि वहां ट्रैफिक जैम था, ठीक है? तो इसी टाइप से हमने कनेक्टिंग वर्ड्स को जोड़कर दो सेंटेंसेस को एक साथ अच्छे से मीनिंगफुल सेंटेंस में बदला। तो ये एक बहुत ही फन एक्सरसाइज था। इस एक्सरसाइज से हमने ये सीखा कि हम कौन से वर्ड को कहां पर लगाएंगे तो जिससे एक सेंटेंस है उसकी एक प्रॉपर मीनिंग आएगी, है ना? तो चलिए चलते हैं एक और फन एक्सरसाइज की ओर। व्हाट आर
टंग ट्विस्टर्स। बच्चों, आपको ये एक बहुत अच्छी प्यारी सी इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बड़ा मजेदार है। चलो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना। I feel a funny feel, a funny feel, I feel. If you feel the feel, I feel, a funny feel, you feel. थोड़ा अलग है ना, मतलब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। I feel, a funny feel, a funny feel, I feel. If you feel the feel, I feel, a funny feel, you feel. मतलब एक फीलिंग है जो महसूस की जा रही है, जो कि मजाकिया है। अगर वो मजाकिया फीलिंग आप भी महसूस कर रहे हो और मैं भी महसूस कर रही हूँ, मतलब आपकी फीलिंग और मेरी फीलिंग सेम है। इस टाइप के कुछ टंग ट्विस्टर्स होते हैं। मतलब एक ही वर्ड को जब हम बार बार एक ही स्टेटमेंट में यूज करते हैं तो क्या होता है, एक तो उस वर्ड को हम लोग को बार बार रिपीट करना पड़ता है और उससे क्या होता है ना कि वो एक तरीके से मजाकिया ह्यूमर लाता है, मजाकियापन लाता है। जैसे कि राम श्याम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, या कुछ भी इस टाइप का वर्ड जो आपके आसपास है, जैसे हैप्पी, स्नैपी, फ्लैपी, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जिसकी जो एंडिंग है वो सेम हो, या एक ही वर्ड को आप रिपीट कर रहे हो। इसमें आप होमोफोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में। आई, वाई, फ्लाई। इसका एक फनी सा आपको स्टेटमेंट बनाना है जो कि आपको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो और सुनने में लेकिन बड़ा मजेदार हो। आपको पता है टंग ट्विस्टर के हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स को जल्दी लर्न कर सकते हैं और हमारा जो इंग्लिश के जो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन है ना, उच्चारण, उस पर भी हम जल्दी पकड़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से फनी फनी टंग ट्विस्टर्स हैं। चलिए देखते हैं। तो उससे पहले मैंने जो आपको टंग ट्विस्टर्स के बारे में बताया, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि टंग ट्विस्टर्स होते क्या हैं। Tongue twisters are phrases or sentences that are tricky to say quickly and correctly because they use similar sound repeatedly. They are often used for fun, speech practice or improving pronunciation. तो टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं बच्चों? टंग ट्विस्टर्स वैसे सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो एक बार या उससे दोबारा, मतलब बार बार उसको रिपीट करते हैं। वो थोड़े मज़ेदार होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन वो बड़े मज़ेदार होते हैं। इतने मज़ेदार होते हैं कि हम उसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके उसकी एक प्रॉपर मीनिंग भी निकाल सकते हैं। और इससे क्या होता है, लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को आप जल्दी पकड़ लेते हो। और अगर आपके कोई घर में छोटे भाई बहन है तो ये टंग ट्विस्टर्स का एक्सरसाइज आप उनके साथ या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक दो फनी टंग ट्विस्टर्स आपको बताती हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। पहला है आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाई, यू स्क्रीम, तुम चिल्लाए, वी ऑल स्क्रीम, हम लोग सब चिल्ला रहे हैं। फॉर किस चीज के लिए? आइसक्रीम के लिए। दूसरा है बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वाज बिटर। बेटी ने मक्खन खरीदा पर वो मक्खन जो है वो थोड़ा बिटर निकल गया, मतलब थोड़ा कड़वा निकल गया। तो ये दोनों भी टंग ट्विस्टर्स है जिसमें एक ही वर्ड को हम लोगों ने 2 से 3 बार यूज किया। जैसे बेटी बॉट द बटर बट द बटर वाज बिटर, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो इसी टाइप का कुछ फन टंग ट्विस्टर्स इस एक्सरसाइज में भी हमें देखने को मिला है। देखते हैं वो कौन सा है। Here are 2 sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. आपके पास 2 सेंटेंसेस है, इसमें कुछ बी से वर्ड है और बी के लेटर से ही टंग ट्विस्टर्स को क्रिएट किया गया है। अब आपको क्या करना है, पहले थोड़ा धीरे पढ़ना है, फिर थोड़ा फास्ट पढ़ना है, ठीक है? जैसे कि बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। ठीक है, बंटी भैया ने एक बड़ा बंच ऑफ बनाना खरीदा है, मतलब बनाने का गुच्छा खरीदा है। अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज ब्रॉट बाय बंटी भैया। और ये जो गुच्छा है बनाने के, किसने खरीदा है? बंटी भैया ने। अगर आप देखो तो मुझे लगता है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है ना, उसको करके उन्होंने टंग ट्विस्टर बनाया है, लेकिन काफी फनी है। फिर से हम लोग उसको फास्ट में करते हैं। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। मजेदार था ना? एक बार और ट्राई करते हैं। Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of banana was bought by Bunty Bhaiya.
ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती में, क्लास में, टीचर्स के साथ, इसको आप एक कंपटीशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, वर्ड्स को आप जल्दी कैच करोगे और साथ ही साथ वर्ड्स को कैच करने के बाद आप एक ही वर्ड को कैसे आपको यूज करना है जिससे कि एक सेंटेंस में एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आए। तो ये टंग ट्विस्टर्स आपको बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने में और बेसिकली अच्छे से सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम करने में और फनी वे में उसको एक्सप्रेस करने में, है ना। फनी एक्सरसाइज जस्ट लाइक आ फनी कैरेक्टर रामानाथा। चलिए चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे। लेट अस लिसन। अब हमें सुनना है और सुनकर कुछ शायद सवालों का जवाब देना है। पता है बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए ना 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक है लिसनिंग, जिसे कहते हैं सुनना, फिर है स्पीकिंग यानी बोलना, उसके बाद है रीडिंग यानी पढ़ना और चौथा है राइटिंग। तो आपके जो एक्सरसाइजेज है ना वो भी इसी बेसिस पे बनाए गए हैं। तो अब बारी है सुनने की। तो चलिए आपको क्या सुनना है पढ़कर वो मैं आपको बताऊंगी। You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the event in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. Refer to page 36 of your book for transcript. तो बच्चों, आपके बुक में पेज नंबर 36 पे एक टेक्स्ट दिया गया है जो बेसिकली मधुमती, जो कि रामानाथा की वाइफ है, जिन्होंने रामानाथा को हेल्प किया महिपति जी से मिलकर उसको एक ब्यूटीफुल लेसन देने में कि मेहनत से बड़ा कोई मैजिक नहीं होता। उसी से जुड़ा एक टेक्स्ट आपके पेज नंबर 36 में है। उसी टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे और उसी टेक्स्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि जो इवेंट्स है, मतलब जो परिस्थिति है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसका जो नंबरिंग है वो हमें सही सही देना है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मेनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। मधुमती बहुत खुश है क्योंकि उसके पास बड़े बड़े बैग है केले के। Firstly, she visits her mother and gives her 2 dozen banana. सबसे पहले वो अपनी मम्मी से मिलती है और उसे 2 डजन बनाना, 2 दर्जन बनाने दे देती है। Secondly, she goes to the market to sell the bananas. उसके बाद दूसरे टाइम में वो क्या करती है, वो जो बचे हुए बनानास है उसको वो मार्केट में बेच देती है। नेक्स्ट, शी मीट्स अ ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। उसके बाद उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है कलावती, जो उसकी पुरानी दोस्त है, वो उससे मार्केट में मिलती है और वो अपनी फ्रेंड कलावती को बाकी जो बनानास है, डजन बनानास गिफ्ट कर देती है। लेटर शी डिसाइड्स टू गो होम as she has sold most of the bananas. अब बाद में वो अपने घर चली जाती है क्योंकि उसके पास जितने भी बनानास होते हैं वो उसे बेच चुकी होती है, उसके पास वो खत्म हो गए होते हैं। After that, on the way home, she meets a little boy who is hungry. उसके बाद जब वो रास्ते में होती है घर जाने के लिए तो वो एक छोटे से बच्चे से, एक लड़के से मिलती है जो भूखा होता है, उसे वो 2 केला दे देती है। Lastly, she goes to her neighbor house and gives him bunch of bananas. और उसके बाद वो अपने पड़ोसी को बचे हुए केले दे देती है। She has a smile on her face as she goes home. ठीक है, उसके बाद उसके चेहरे पे एक मुस्कान है क्योंकि वो घर चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी के इवेंट्स को हम लोग देखें तो सबसे पहले तो जो हमारी जो कैरेक्टर है वो सबसे पहले जाती है कहाँ पर, अपनी मम्मी के पास। उसके बाद वो उसको केला देती है। उसके बाद फिर वो कलावती के पास जाती है, अपनी फ्रेंड के पास। कलावती के पास जाने के बाद जो बचते हैं केले वो उसको शायद सेल करने जाती है मार्केट में, राइट। उसके बाद उसके कुछ और केले बचते हैं जो बचे रहते हैं, तो फिर वो कुछ थोड़ा रखती है, तो मार्केट में ले जाती है और फिर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि थोड़ा भूखा है, वो उसको दे देती है। फिर वो रास्ते में जब होते तब उसे इवेंट मिलता है, पर साथ ही साथ बच्चों लास्ट में जाने के पहले वो अपने पड़ोसी को भी केला दे देती है। तो ये सारा इवेंट्स है, ये पैसेज हमने पढ़ा जो आपके पेज 36 ऑफ द बुक में है। तो आप ना पढ़ते टाइम ना 36 पेज नंबर निकालना क्योंकि उसमें ही ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसी से जुड़ा हुआ इवेंट को हमें प्लेस करना है कि पहले क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, सीक्वेंस में हमें बताना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीरीज में ए से जी तक दिया गया है। गिव्स 2 bananas to a boy who is hungry. Meets her friend Kalavati in the market. Visits her mother and gives her 2 dozen of bananas. Chooses to go home as only some bananas were left. Visit her neighbor and give them a bunch of bananas. Gives 12 bananas to her friend. Goes to the market to sell the bananas. तो बच्चों अब क्या होता है, सबसे पहले
सी होगा, क्योंकि सबसे पहले वो अपनी मम्मी से मिलती है, उसे 2 दर्जन बनाना देती है। सेकेंड नंबर में वो फिर मार्केट जाती है बनानास को बेचने। उसके बाद उसकी एक फ्रेंड आती है कलावती, वो उसको देती है। उसके बाद 4 नंबर वो जो उसके पास बड़ा बनाना वो अपनी फ्रेंड को देती है। उसके बाद कुछ जो बचते बनाना वो अब घर जाने को रहती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिल जाता है, तो वो उसको बनाना देती है क्योंकि वो हंग्री है, और लास्ट में वो अपने नेबर को गिफ्ट कर देती है। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आया कि हमें करना क्या था। स्टेटमेंट को पढ़कर हमें देखना था कौन सी सिचुएशन, कौन सी स्थिति पहले आई थी, और उसी टेक्स्ट को देख करके हमने उसको नंबर किया। ये काफ़ी फनी एक्सरसाइज था। पता है बच्चों, आप इस चैप्टर से ना खुद अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट को आगे पीछे करके एक पेपर में लिख कर अपने फ्रेंड्स को दो और उसको बोलो, चलो बताओ स्टोरी में रामानाथा पहले आया, मधुमती का कैरेक्टर पहले आया कि महिपति का कैरेक्टर पहले आया। ऐसे करके भी आप एक फनी एक्सरसाइज खुद बना सकते हो। आप इसको एज अ खेल भी सकते हो अपने से एक्सरसाइज बनाकर। काफ़ी मज़ेदार है ना। चलिए चलते एक और फनी एक्सरसाइज पे। अब ना हमें बोलना है, ठीक है, क्योंकि अगर लैंग्वेज को सीखना है तो बोलना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि चेंज कहाँ लाना है, इम्प्रूवमेंट कहाँ लाना है। तो ये वर्ड वाला गेम भी बहुत मज़ेदार है, जहाँ पर आपको रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि सेज मतलब मुनि, प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मतलब कोई चीज़ है जो बहुत अच्छी है, विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़, सरप्राइज, सरप्राइज मतलब कुछ सरप्राइज हो गया, मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ आई जिससे कि आप बहुत सरप्राइज हो गए, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गए, कुछ आपको उम्मीद नहीं थी, कुछ बिना उम्मीद की कोई चीज़ हो जाना, मतलब आप सरप्राइज हो गए। तो बाबू, ऑल दीज वर्ड्स हैव लेटर एस इन देम। हम लोगों ने जो वर्ड्स पढ़े हैं ना, सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज और सरप्राइज, ये सारे वर्ड में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है एस वर्ड, ठीक है। लेकिन ये जो एस वर्ड है ना, इस एस वर्ड का साउंड सारे वर्ड्स में सेम नहीं है, ठीक है। ये लेटर थोड़ा डिफर करता है, जैसे कि सेज, प्रॉमिसिंग, इसमें स आता है, सेज एंड प्रॉमिसिंग। लेकिन वही विजडम में लेटर एस में तुम्हें ज साउंड आएगा, जैसे विजडम, विजडम होता है, ये विजडम होता है, विजडम होता है ज, एक ज जेड वाला साउंड आ रहा है। तो सेज और प्रॉमिसिंग में नहीं आता है, पर विजडम में आता है। वैसे ही ट्रीज, ट्रीज में एस के जगह ज का साउंड आता है। सरप्राइज, सरप्राइज में 2 बार एस यूज हुआ है, एक तो सरप्राइज स्टार्टिंग में और एक बीच में राइज के टाइम। तो सरप्राइज पहला जो है वो स है और लास्ट वाला जो है वो है ज, तो क्या है सरप्राइज। मतलब लेटर एक है पर साउंड जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम जेड साउंड, ट्रीज जेड साउंड, सरप्राइज स्टार्टिंग का एस, एस वाला साउंड दे रहा है और लास्ट वाला सरप्राइज जेड वाला साउंड। इसी तरीके के कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और आपको बताना है वो नॉर्मल स वाला साउंड दे रहा है एस का या जेड वाला ज का साउंड दे रहा है। चलो करते हैं ये फनी एक्सरसाइज। Now speak each word clearly along with your teacher and classmate. Your teacher will now say some words. Listen carefully to the sound of S. Write the sound next to the word. अब आपके पास कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे bed, sand, clothes, sea, was, keys, bags, nose. ठीक है, इसमें आपको बताना है एस वाला साउंड कहाँ है और जेड वाला एस वाला साउंड कहाँ है। तो इसमें बहुत फनी गेम है, करके देखते हैं, ठीक है, कि कौन से वर्ड में एस वाला साउंड लगेगा और कौन से वर्ड में थोड़ा सा एस का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसमें थोड़ा जेड वाला जो टोन है वो आएगा। चलो देखते हैं बच्चों, जैसे कि बेड्स, बेड्स में ज वाला साउंड आता है, सैंड्स में सैंड्स एस वाला, क्लोथ्स, क्लोथ्स एस, सीज एस वाला, वॉज जेड वाला, कीज जेड वाला, बैग्स, बैग्स होता है या बैग्स होता है, बैग्स जेड वाला, नोज होता है या नोज होता है, नोज जेड। तो आपने देखा कैसे एस एक लेटर है पर उसका जो उच्चारण है वो चेंज हो जाता है। तो इसी टाइप के वर्ड्स के साथ आप अपने बुक में और भी ऐसे वर्ड्स खोज सकते हो और अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हो नए नए वर्ड्स के साथ। चलो चलते और ऐसे और अच्छे अच्छे एक्सरसाइज। हमने क्या सीखा था बच्चों, पिछली क्लास में हमने होमोफोन सीखा था। होमोफोन्स क्या होता है, जिसके जो वर्ड्स होते हैं सुनने में सेम लगते हैं पर मीनिंग उसके बिल्कुल अलग होता है, जैसे आई आई, ड्यू ड्यू। अभी हमने क्या सीखा, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें जो एक लेटर होता है स्टार्टिंग में
उसके साउंड नॉर्मल लगते हैं, फिर बाद में उसमें कोई और लेटर का साउंड आने लगता है, जैसे कि जेड, सरप्राइज, एस में नॉर्मल, जेड में थोड़ा ज वाला साउंड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, मतलब इंग्लिश इज रियली इंटरेस्टिंग ना बच्चों, मतलब अल्फाबेट्स की मैजिक हमें देखने को मिल रही है, जस्ट लाइक रामानाथा के मैजिकल हार्डवर्क की तरह। तो और भी फनी एक्सरसाइजेज हैं, चलो करते हैं। Discuss the following question with a partner. You may use the hints given in brackets while speaking. तो बच्चों आपको आपका कोई एक फ्रेंड को चुनना है, कोई भी एक फ्रेंड या दो फ्रेंड, और आपको बताया गया है कि कोई भी टॉपिक पे जब आप डिस्कस करते हो तो उस पे आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप स्टेटमेंट में आंसर करने के लिए पहली लाइन को आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आपको हिंट दिया गया कि जब भी आप किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करो, बातचीत करो, तो आप किस तरीके से लेटर में उसको आप स्पीक कर सकते हो। ये काफ़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है और आप अपने फ्रेंड के साथ ही कर सकते हो। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, मतलब मेहनत आपके अनुसार क्या है, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, तो इसको आप कैसे कह सकते हो। इसमें आपको हिंट भी दे दिया गया है क्वेश्चन में, इट इज समथिंग, ये है जैसे कि वेल यू सी व्हाट आई मीन इज, ये हिंट दिया गया है। इसी हिंट के बेसिस पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, तो आप आंसर कैसे करोगे, उसका हम एक सैंपल देखते हैं। For discussion at the classroom level, some hints are given to help students, like hard work makes you more determined, responsible and mature. Hard work करने से आदमी determined होता है, mature होता है और responsible होता है, क्योंकि वो अपना काम खुद करता है। तो अगर कोई आपसे कोई एक टॉपिक दे और आपको बोले कि चलो आप इसके बारे में कुछ बोलो, आप और आपके पार्टनर, आप आपके स्टूडेंट, आप और आपके जो फ्रेंड है उससे डिस्कशन किया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, जैसे कि sometimes it often happens, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क नहीं करते, वी डोंट डू हार्ड वर्क, या कुछ भी इस टाइप से स्टेटमेंट को शुरुआत करने से पहले उसके स्टार्टिंग के लाइंस को आप कैसे स्टार्ट करोगे, उसके हिंट सारे एक्सरसाइजेज में आपको दिखाएंगे। और फिर इसके हेल्प के बेसिस पे आप अपने से आपको क्या बोलना है उसका एक टेक्स्ट आप रेडी कर सकते हो। देखते हैं एक और एग्जाम्पल के जैसा कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है गिव 3 रीजन व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, कोई 3 कारण बताओ कि हार्ड वर्क जरूरी क्यों है, तो आप बता सकते हो फर्स्टली आई फील, पहले मुझे लगता है कि हार्ड वर्क करने से रिजल्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि बिकॉज मेहनत का फल, बिकॉज द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज गुड, इस टाइप का आप कह सकते हो। सेकेंडली आई थिंक सिंस, क्योंकि कुछ ऐसा स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। फिर लास्टली में आप कह सकते हो लास्टली आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि हार्ड वर्क इज द ओनली रीजन वी गेट सक्सेस, तो इस टाइप का स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हो। तो इसका एक सैंपल देख लेते हैं। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कोई 3 रीजन है, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, यू मस्ट वर्क हार्ड बिकॉज ओनली हार्ड वर्क ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इस टाइप का आप लोग स्टेटमेंट में कर सकते हो। चलो मूव करते हैं अगले एक्सरसाइज पर। और भी फन एक्सरसाइजेस है बच्चों, चलो देखते हैं और कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। चलो, शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। अगर आपसे कोई पूछे कोई 3 आइडियाज बताओ, किसी और को आपको बताना है कि हार्ड वर्क करना क्यों जरूरी होता है, गिव 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड, कोई मेहनत नहीं करे और आपको बताना है कोई 3 रीजन कि उसे क्यों हार्ड वर्क करना चाहिए। तो टू बिगिन विथ, शुरुआत करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, यू कुड डू समथिंग इंटरेस्टिंग विथ हार्ड वर्क। Finally, I think you should definitely do hard work because success is the fruit of hard work. कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चों? वैसे आप कोई भी स्टेटमेंट यूज करो, पर स्टार्टिंग में आपको कैसे स्टार्ट करना है उसका हिंट आपको इसमें दिया गया है। तो देखते हैं इसको एज अ सैंपल में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको कोई आता है सामने और आपके बारे में को बोलता है कि हार्ड वर्क हम क्यों करें, तो उसको आप बोलना कि हार्ड वर्क हेल्प्स यू अर्न रिसोर्सेज टू फुलफिल योर ड्रीम। हार्ड वर्क करने से आपको क्या होता है, वो चीज़ सामान मिलते हैं जिससे आपके सपने पूरे होंगे। वर्किंग हार्ड ensures that you make the best use of time which would pass anyway even if you sit idle। हार्ड वर्क करने से आपको वो चीज़ मिलेगा, जैसे कि आप आइडियली सिट होते हो तो उससे अच्छा है कि आप कुछ हार्ड वर्क कर लो, वैसे भी टाइम निकाल ही रहे हो। तो इस टाइप के फनी वे में किस तरीके से आप स्टेटमेंट को स्टार्ट करोगे और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाओगे कॉन्वर्सेशन के दौरान, ये एक्सरसाइज हमें ये सिखाती है। बच्चों अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर। लेट अस राइट
बच्चों हमने सुनना सीखा, बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, अब कुछ अपने से लिखना भी सीखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इस लेसन से हमने क्या सीखा, हमने इस लेसन से ये सीखा कि अपने से हार्डवर्क करने का जो फल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अब क्या आपको करना है, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपके पास मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, एक पिक्चर है, उसमें बनाना के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको उन पॉइंट्स के हेल्प से बनाना के बारे में कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा बनाना का, इसमें हम बनाना के बारे में आपको लिखना है, कुछ हिंट्स दिए गए हैं। जैसे व्हेन आई लाइक टू ईट बनाना, आप ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हो, ब्रेक में या स्कूल में, उसके टेस्ट के बारे में लिख सकते हो, उसके आउटर कवरिंग के बारे में लिख सकते हो, कैसा स्मेल करता है, उसका आउटर कवरिंग कैसा होता है, वो हेल्दी क्यों होता है, उसमें विटामिन होते हैं, वो हमें एनर्जी देता है। तो इतने सारे आपके पास हिंट दिए गए हैं। इस हिंट का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं अबाउट व्हाट, हमारे फेवरेट केले के बारे में, बनाना के बारे में, क्योंकि बनाना का प्लांट अगर नहीं लगता तो रामानाथ को रियलाइज ही नहीं हो पाता कि हार्डवर्क इज द रियल मैजिक। तो मैंने आपको कुछ कुछ सेंटेंसेस बना के मैंने दिखाने वाली हूँ, जैसे कि आप भी कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये सारे हिंट्स के बेसिस पे हम क्या क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो देखते हैं बच्चों। अब उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम पहला बना रहे हैं स्टेटमेंट। अ बनाना विद अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। बनाना के साथ एक ग्लास मिल्क हम लोग अगर खाते हैं तो एक कंप्लीट डाइट खाना होता है। दूसरा, इट इज हेल्दी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी, स्ट्रेंथ, रिच इन विटामिन टू द ह्यूमन बॉडी। ये हेल्दी होता है क्योंकि हमें एनर्जी देता है और ये विटामिन से भरपूर होता है। इट टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी, ये थोड़ा मीठा लगता है और थोड़ा क्रीमी टेस्ट देता है ना। बनाना तो सबके बहुत फेवरेट फ्रूट्स होते हैं ना, और ये काफ़ी क्रीमी भी होता है, स्वीट भी होता है, और इसे काटने की भी ज़रूरत नहीं होती, उसे बस छीलना होता है और खाना होता है ना। और भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेज हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से सेंटेंसेज हैं। द आउटर कवरिंग इज येलो एंड फील सॉफ्ट इन फुल सम। इसका जो आउटर कवरिंग है वो येलो कलर का होता है और सॉफ्ट लगता है उसको टच करने में। इट स्मेल इज फ्रूटी एंड स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा फ्रूटी स्मेल का होता है और केले का जो स्मेल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पकड़ में आ जाएगा कि केला कहाँ रखा हुआ है। इट इज़ द बेस्ट फूड फॉर गुड हेल्थ, अच्छे सेहत के लिए जो केले हैं वो बहुत अच्छे फल माने जाते हैं। आई लाइक टू ईट बनानाज एट ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग ब्रेक एंड और आफ्टर स्कूल, मुझे ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर स्कूल के लंच के बाद भी केले खाने पसंद है। और लास्ट है, इट इज़ दस अ वेरी गुड फूड लाइक्ड बाय ऑल। ऐसे में ये जो फ्रूट है, केले का जो फ्रूट है वो हम सबके द्वारा पसंद किया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है ना। नाइस बनानास। चलिए चलते एक और फन एक्सरसाइज में। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड इनैक्ट इट विद एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लासरूम। बच्चों, आपके जो स्टोरी जो आपने पढ़ा उसका नाम था बॉटल ऑफ ड्यू, वो एक स्टोरी था, लेकिन आपके पास एक और फन एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, स्टोरी को एक ड्रामा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें आप स्टोरी का टाइटल दोगे बॉटल ऑफ ड्यू, और उसके बाद उसमें आप ही कुछ कैरेक्टर, आप ही में से कोई बच्चा एक रामानाथा बन जाएगा, कोई मधुमती बन जाएंगी, कोई सेज महापति बन जाएगा, और फिर कोई एक जो कहानी को बता रहा है, नरेटर जो कि कहानी सुनाता है, वो बन जाएगा। और स्कूल असेंबली में एक नाटक तैयार करके आप लोग प्रेजेंट कर सकते हो। ये काफी अच्छा है। इसको आप क्या करोगे, स्टोरी के मदद से आप कुछ कैरेक्टर्स बनाओगे, कैरेक्टर्स वही होंगे, बस उसका ड्रामा करके आपको दिखाना है। आप ये जो नाटक है ये कैसे लिखोगे, ये ड्रामा को, इसका मैं एक सैंपल आपको दिखा देती हूँ। बच्चे, पहले सीन में आप रामानाथा के घर के बारे में दिखा सकते हो। आप देख रहे हो कैसे मैं आपको ड्रामा को मैं करके बता रही हूँ कि एक नरेटर है और फिर रामानाथा, एक पिक्चर भी मैंने बताया है कि कोई दो कैरेक्टर आके किस तरीके से इस कैरेक्टर को लिखेगा। चलिए देखते हैं और आगे आप कैसे सीन लिख सकते हो। मधुमती, रामानाथा का कैरेक्टर है, दूसरे से बात करिए। जो सेंटेंसेस है ये सारे मैंने टेक्स्ट से लिए, बस मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इसी बेसिस पे मधुमती क्या कहेगी, रामानाथा क्या कहेगा, उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, आपको एक पेज पे लिखना है और नाटक को असेंबली में बनाना है। चलिए चलते हैं दूसरे सीन को आप कैसे करोगे। पहले आपने रामानाथा और मधुमती के कॉन्वर्सेशन को किया, फिर दूसरा सीन में एक दूसरा कैरेक्टर आएगा, महीपति। महीपति जब रामानाथा से मिलता है तो उनके बीच क्या बातचीत होती है उसके बारे में आप सीन में करोगे, और देखते हैं कि इसमें आपको उसको कैसे एक्सप्रेस करना है।
हाँ, रामानाथा सुनता है, आपको मैंने पिक्चर भी दिखाया है, ये आपको एक सैंपल देगा कि आपको कैसे एक्ट करना है, कि महिपति उसे क्या कहते हैं, रामानाथा क्या बोलता है। इसको एक नाटक के रूप में आपको ड्रामा के फॉर्म में करना है। सारी चीजें आपके स्टोरी से ली गई है। और देखते हैं अगले सीन में क्या होगा। महिपति बोलता है उसे और इनकरेज करता है कि वो ऐसा काम करे। अब चलते अगले सीन पे। सीन 3 में क्या होता है, रामानाथा हार्डवर्क करता है, ठीक है। वो और मधुमती मिलके हेल्प करते हैं एक दूसरे का, जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर में भी दिखा रही हूँ, छोटी सी पिक्चर में आपको दिख रहा है। इसी टाइप का आपको ड्रामा करना है और स्टोरी बिल्कुल वैसे रहेगा, बस कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर क्या बोलेगा ये आपको करना है। और देखते हैं, रामानाथा हार्डवर्क कर रहा है, उसको हेल्प किया जा रहा है। और देखते हैं आगे। द रिवोल्यूशन की लास्ट में जब आता है तो उसके क्या दिखता है, सोने गोल्ड की कॉइन्स दिखते हैं। फिर देखते हैं और क्या होता है, उसे मिल जाता है, उसे मैजिक पोशन मिलता है और उसको बताया जाता है कि हमने आपको ट्रिक किया है। इस टाइप का आपको एक ड्रामा बनाना है, ठीक है। हो गया बच्चों, ये एक बहुत ही फन एक्सरसाइज था। अब बच्चों केले पे बात आई है तो केले के बारे में कुछ नई नई बातें जानते हैं, ठीक है। ये केला बहुत कमाल का चीज है ना, कमाल का फल है, क्योंकि इस केले के प्लांटेशन ने रामानाथा को यह एहसास दिलाया कि हार्डवर्क इज द रियल मैजिक। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनाना विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से प्रकार के केले खाए जाते हैं ये आपको बताना है। मैं आपको बताती हूँ हमारे बिहार में कौन कौन से प्रकार के केले खाए जाते हैं। एक तो हमारा बहुत फेमस है चिनिया केला, जो कि हाजीपुर में मिलता है और ये काफी स्वीट होता है और इसे जून और जुलाई में बनाया जाता है। पीले रंग का छोटा छोटा चिनिया केला, इसे हम कहते हैं चिनिया फ्लेवर। अब एक और देखते हैं कौन सा बिहार का पॉपुलर केला है, ड्वार्फ कैवेंडिश। ये एक बहुत अच्छा वेराइटी ऑफ केला है जो भी बिहार में पाया जाता है। इसको आप लोग एज अ फ्रूट भी खा सकते हो या फिर इसके बनाना चिप्स वगैरह में भी हेल्प किए जाते हैं। तीसरा है कोठिया केला, जो हमारा लास्ट केला है, जो कि एक कोठिया विलेज है समस्तीपुर में, वहां पर बनाया जाता है। जो बनानाज हैं, केले हैं, वो बिहार में भी ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। जैसे कि सबसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे वैरायटीज़ है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। चिनिया केला एक होता है जो कि हाजीपुर में उगाया जाता है और ये काफ़ी स्वीट टेस्ट होता है इसका। और ये जो बनानाज होते हैं जून और जुलाई के महीने में ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं और कौन से बिहार के अलग अलग जिलों में मिलते हैं अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट बनानाज। एक आपके बनानाज होते हैं ड्वार्फ कैवेंडिश, जिसे कहा जाता है, जो कि कमर्शियली मतलब उसको बनाना चिप्स के को बनाने में यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको उगाया जाता है, या खाने के लिए भी इस बनाना का हम लोग यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट है आपका जो समस्तीपुर में होता है एक बनाना, जिसे हम लोग कोठिया बनानास कहते हैं, जो कि कोठिया विलेज में उगाया जाता है। और आपको पता है इसको उगाने के लिए बहुत कम फर्टाइल वाली सॉइल, कम फर्टिलिटी वाली सॉइल को हम लोग समझते हैं, उसके लिए ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट या फिर मैन्योर डालने की ज़रूरत नहीं है। कम न्यूट्रिशियस वाली मतलब मिट्टी में भी इसको आप उगा सकते हो और ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं। ये बनाना कोठिया विलेज में ईजिली उगाई जाती है और ये वेराइटीज़ ऑफ केले आपको बिहार में मिलते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चों इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बता रही हूँ, जहाँ से आप इंडिया में कौन कौन से केले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। और वो वेबसाइट का लिंक है http://nbs.government.in/pdf.fruits.banana/ban013, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको कौन कौन से इंडिया के पार्ट्स में बनानाज उगाए जाते हैं, किस कैटेगरी के बनानाज होते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा पूरा फन एक्सरसाइज और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है रामानाथा का जो कैरेक्टर है और ये जो पूरी स्टोरी है फेबल्स एंड फोकटेल्स की यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है ना। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं कि जो रियल मैजिक होता है वो होता है हमारे प्रेजेंट मोमेंट के हार्डवर्क पे। तो बच्चों बस यही उम्मीद है कि आप मज़ेदार तरीके से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, फिर फन एक्सरसाइजेस भी करोगे और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो ट्रिक्स और टिप्स मैंने दिए हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करोगे और रियल मैजिक आप लोग हो और रियल मैजिक आपका हार्डवर्क है। सो थैंक यू।